कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और बेंगलुरु बम धमाके को लेकर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार छिपा रही है मामले की रिपोर्ट। संदेशखाली में फैक्ट फाइंडिंग समिति ने किया दौरा, घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। टीम ने कहा, महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान बयां कर रहे हैं अत्याचार की कहानी। पुरुषों को गांव छोड़ने के लिए किया गया मजबूर, पुलिस ने भी नहीं सुनी पीड़ितों की गुहार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चुनावों में धांधली के आरोपों के बीच शहबाज शरीफ फिर बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ गठबंधन। आम चुनावों में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत। गजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से की मदद। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेज एयर ड्रॉप किए। और मौसम की खबरों में उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश के साथ गिरे ओले। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति ने आज संदेशखाली का दौरा किया। फैक्ट फाइंडिंग समिति ने संदेशखाली के सच को सामने लाने के लिए पीड़ितों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। संदेशखाली घटना की पीड़ितों से मुलाकात पर फैक्ट फाइंडिंग समिति की सदस्य भावना बजाज ने बताया कि समिति को पीड़ित महिलाओं ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में विस्तार से बताया। मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर, जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है, ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, और महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है।
उच्च स्तरीय समिति ने पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में इस टीम को पहले 24 और 25 फरवरी को संदेशखाली का दौरा करना था। हालांकि टीम को बंगाल पुलिस ने जाने ही नहीं दिया उस दौरान और हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया गया। समिति ने इसके बाद में कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम को संदेशखाली जाने की अनुमति उसके बाद में दी थी, जिसके बाद समिति के सदस्य और हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी राजपाल सिंह ने कहा कि ममता सरकार के संरक्षण में ही शाहजहां शेख ने संदेशखाली में महिलाओं पर भीषण अत्याचार किए। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहां शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही फैक्ट फाइंडिंग समिति के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी ने पश्चिम बंगाल में ऐसे कई और संदेशखाली होने की भी आशंका जताई है। आपको सुनाते हैं। We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandeshkhali. We have also been informed that there are more Sandeshkhalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned. और वहीं भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता सरकार पर संदेशखाली मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने का भी आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि संदेशखाली की भयावता पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने में असमर्थ ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट मंत्री उदयन गुहा के माध्यम से मीडिया को दुर्घटनाओं की चेतावनी दी थी। उदयन गुहा ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि मीडिया के पास कैमरा और कलम की ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर किसी मीडिया कर्मी पत्रकार के साथ कोई हादसा होता है तो उन्हें रोना पीटना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। पश्चिम बंगाल में मीडिया कर्मियों की लगातार गिरफ्तारियां और एफआईआर के बावजूद मीडिया संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई हैं। कोई निंदा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस सभी ने समर्पण कर दिया है। वहीं अब बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड के दुमका जिले में स्पेनिश महिला के संग सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले में कुल 7 आरोपियों में से 4 लोग अभी भी फरार हैं। पीड़ित विदेशी महिला फिलहाल दुमका के जिला अतिथि गृह में अपने पति के साथ है और दोनों के चेहरों पर चोट के भी गंभीर निशान हैं। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया मंच पर इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी सुनाई है। स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बांग्लादेश से भारत में बाइक से आई थी और भारत के रास्ते नेपाल जाने वाली थी, लेकिन दुमका के हंसडीहा में रात होने पर टेंट लगाकर रात बिताने लगी। इसी बीच 7 लोगों ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उधर झारखंड में विदेशी महिला के साथ हुई घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त है। महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि जिस जगह घटना हुई वहां एसएचओ नदारत थे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर हमलावर हुआ और कहा कि संवेदनहीन है। जहां घटना हुई है उस स्थल पर गई, वहां जो एसएचओ होना चाहिए जिसके अंडर में वो थाना पड़ता है वो उपलब्ध नहीं थे।
विक्टिम जिला गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं और उनसे मिलने के बाद उनके चेहरे पर पूरा खरोच है। उसके बाद उनके हस्बैंड का भी चेहरे पे खरोच है, हेलमेट से मारा गया है। जब मैं बताई तो उन्होंने बताया कि 7 लोग थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा क्यों नहीं किया? तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। नित्य दिन घटनाएं होती है और आयोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वहीं झारखंड के दुमका जिले में स्पेनिश महिला के से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में फिलहाल गिरफ्तार 3 आरोपियों को झारखंड के दुमका कोर्ट में लाया गया। और इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना और रामेश्वरम कैफे में बम धमाके के मामले में कोई भी सूचना राज्य सरकार किसी से साझा नहीं कर रही है। कांग्रेस की राज्य सरकार रिपोर्ट छुपा रही है ताकि रिपोर्ट को बदल सके। They are telling non-truth to public in Vidhan Sauda, Pakistan Jindabad, and this Rameshwara cafe. They are not exposing anything up to now. The incident happened in Vidhan Sauda already 10 days happened. So this is already 3 days happened. No information to anybody. No media, no information. Public, no information. Why they are keeping all this secret? They want to change the report. They are trying to change the report. People, they don't believe now they are not believing the Congress government. That is the situation in Karnataka. वहीं कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने बने रहने का नैतिक अधिकार ही खो दिया है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति विफल हो गई है और सरकार एक समुदाय को खुश करने में लगी है। बेंगलुरु में डीडी न्यूज संवाददाता आयशा खानम ने बी.वाई. विजेंद्र से खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। ये बातचीत आपको सुनाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने संकल्प पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। जो संकल्प पत्र आपने यहाँ पर तैयार करने की बात कही है, ये संकल्प क्या रहेगा कर्नाटक के लोगों के नजरिए से देखा जाए तो? फुलफिल द ड्रीम ऑफ lakhs and crores of people of this country. Modi ji's wish is to take the opinion of every individual from different sections of the communities. चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फार्मर्स हो, सभी सेक्टर से सबका ओपिनियन लेके भारत को कैसा आगे बढ़ा दिया जाए by 2047 how India should be a developed nation. So इसके लिए सबका ओपिनियन लेके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चलने के लिए सोच लेके आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा, महिला और किसान ये तमाम चीजें होंगी जो प्रधानमंत्री के 2047 का संकल्प रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक में क्या ये तमाम जो प्रधानमंत्री का विजन है इसे पूरा करने के लिए बीजेपी तैयार है? पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर्नाटक हो या दूसरा स्टेट हो, पिछले 10 साल में इतना बहुत कुछ कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जल जीवन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फॉर द विलेजेस, तो हर तरीके से डेवलपमेंट पहली बार स्वातंत्र आने के बाद पहली बार अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी ये सब काम चल रहा है एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट दैट। लोग अभी जान चुके हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मोदी जी की गारंटी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इज एम्पावरिंग पीपल। कर्नाटक का राज्य का सुरक्षा की सवाल है, कांग्रेस इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। Everybody is feeling unsecured in Bangalore as well as in Karnataka. So, end of the day, what I would like to say is, after the Congress government has come to power, Congress कर्नाटक में सत्ता पे आने के बाद पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन has collapsed completely.
So people are feeling threatened, they are feeling unsafe, and unfortunately this Congress government under the leadership of Siddaramaiah is not able to do anything. ये थे विजेंद्र बता रहे थे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो चुकी है और बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह भी किया है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कैमरामैन कृष्ण रेड्डी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और वहीं केरल के वायनाड में मृतक छात्र JS सिद्धार्थ की मौत की जांच में पुलिस की चूक का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने सचिवालय तक विरोध मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों पर पानी की बौछारें भी की। वहीं केरल के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने वायनाड में मृतक छात्र JS सिद्धार्थ के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सिद्धार्थ के पिता T जयप्रकाश से भी बात की। जावड़ेकर ने सिद्धार्थ की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CPM नेतृत्व SFI को हमलों के लिए उकसा रहा है और राज्य सरकार राज्यपाल के खिलाफ भी उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। SFI is PFI of CPM. They are doing the same thing. Looting, rape. वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां कांकेर जिले में हिदुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। वहीं मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव और एक AK-47 भी बरामद की गई है। SP IK एलिसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली नहीं चाहते कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंच सके, लेकिन सरकार नक्सलियों का पूरी तरह से खत्म करके रहेगी। सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सब विरोध का काम करते हैं, लेकिन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और अंत एक दिन नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे। उधर कांकेर के ASP अविनाश ठाकुर ने कहा कि मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना छोटे बेटे के हिदुर जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें BSF, DRG और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक 47 प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेठी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। और वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत बीजेपी को चंदा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी को चंदा नमो ऐप के जरिए दिया है। PM मोदी ने 2000 रुपए का चंदा दिया। PM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि मुझे भाजपा में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं सभी लोगों से नमो ऐप के माध्यम से डोनेशन कर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं। और वहीं भारतीय नौसेना की अब बात करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत अब और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 मार्च को कोची में समंदर में पनडुब्बी की तलाश कर उसे मार गिराने वाले MH-60R हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत IAC विक्रांत की भी ताकत बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही सी हॉक्स स्क्वाड्रन को INAS 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जो भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। और वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने CPI माओवादी मगध क्षेत्र पुनरुद्धार मामले में प्रतिबंधित संगठन के एक प्रमुख पोलित ब्यूरो सदस्य सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एनआईए विशेष अदालत पटना के समक्ष दायर आरोप पत्र में औरंगाबाद जिले के प्रमोद मिश्रा और बिहार के गया जिले में अनिल यादव का नाम शामिल है। एनआईए ने इससे पहले 2 फरवरी को मगध क्षेत्र में हिंसक नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबंधित संगठन के प्रयासों से संबंधित मामले में 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए की जांच से पता चला है कि प्रमोद मिश्रा माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में शामिल था, जिसके लिए वो अपने क्षेत्र में कैडरों की भर्ती भी कर रहा था। इसके अलावा वो धन जुटाने के साथ ही पुराने नक्सली कैडरों की बैठकें भी आयोजित कर रहा था। वहीं सीबीआई ने मणिपुर के विष्णुपुर पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद की लूट के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। सीबीआई ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों ने पिछले साल 3 अगस्त को विष्णुपुर के नारायण सीना में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन मुख्यालय के 2 कमरों से 300 से ज्यादा हथियार, 19,800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिया था। और वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से फिलहाल टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला मामले में सांसद के बैंक खाता की केंद्रीय एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। उन्होंने बंदोपाध्याय जैसे पुराने नेताओं के एक वर्ग पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये नेता टीएमसी सांसद से अधिक भाजपा सांसद हैं। कुणाल घोष ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी को भी टैग किया। टैग करते हुए उन्होंने पोस्ट में कहा कि सांसद सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ बनर्जी और एक निजी अस्पताल के बीच हुए भुगतान की भी जांच हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एजेंसियों ने उनकी मांग को टालने की कोशिश की तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बंदोपाध्याय भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, इसी कारण उनके तेवर भाजपा के प्रति नरम है। आपको बता दें कि घोष ने शुक्रवार को टीएमसी प्रवक्ता और पार्टी राज्य महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थापित हो चुकी है और इस घड़ी को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया है। इस घड़ी की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इन दिनों हो रही है। उज्जैन से डीडी न्यूज के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति रही है। काल परिमाण की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में महाकाल की नगरी उज्जैन में हो गई है। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित काल गणना नियामक रही है। उज्जैनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को संवेद कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रम संवत, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौगड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाशस्थ, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित किया गया है। ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी VST = 1.25 टाइम जोन सनराइज पर आधारित है, जो कि वैदिक आधार है। इसका मापन डोंगला स्थित वैधशाला को आधार बनाकर किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि भी समाहित हैं। शिवाजी वेधशाला में नया टावर बन जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ 68 लाख रुपया उपलब्ध कराया। बाकी ऐप डेवलप करने के लिए
8-10 लाख का जो खर्चा है वो हमने किया। तो एक तो ये हुआ। फिर इस ऐप में जो हमने वैदिक घड़ी में जो प्लान किया था कि चूंकि हम लोगों की आदत जो है स्टैंडर्ड टाइम देखने की है, तो वो भ्रम न हो, तो वैदिक कालगणना के साथ साथ ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम इसकी सूचनाएं भी रहें। इस घड़ी को बनाया है मर्चेंट नेवी में अधिकारी रहे आरोह श्रीवास्तव ने। आरोह लखनऊ के रहने वाले हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आरोह ने बताया कि उनको मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करते वक्त इसको बनाने पर विचार आया। वो बताते हैं कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है। आरोह ने इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसमें वैदिक काल गणना की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल रही हैं। ये जो हमारी वैदिक घड़ी है, ये 30 मुहूर्त की घड़ी है। ये एक दिन में जो आज का सूर्योदय होगा और कल जब सूर्योदय होगा, इस कालखंड को 30 मुहूर्तों में विभाजित करती है। तो ये घड़ी 30 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड की है, जिसको प्राचीन भाषा में 30 मुहूर्त, 30 काल और 30 कास्था कहा जाता था। तो ये जो दो सूर्योदय के बीच का कालखंड है, इसको डिटरमाइन करने की वजह से हमारी घड़ी में जब भी शून्य बजता है, उस वक्त उस स्थिति पे सूर्योदय हो रहा होता है, जो कि हमारी आज के 24 घंटे की समय प्रणाली पे बनी हुई मैकेनिकल घड़ियां हमको नहीं दिखा पाती। उज्जैन की जीवाजी वैद्यशाला में बने इस वैदिक घड़ी के टावर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी विधायक निधि से ही 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च कर बनवाया है। गौरतलब है कि हमारे दृष्टा ऋषियों ने काल की चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्यवस्था निरंतर है और यह चक्र शाश्वत रूप से आते जाते हैं। साथ ही इनकी आवर्ती पुनरावर्ती होती रहती है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन दुनिया भर के लिए काल गणना का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया। एक बार फिर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना हो चुकी है। ये वैदिक घड़ी न सिर्फ हमारे समृद्ध अतीत की याद दिलाएगी, बल्कि उस कालखंड की भी गवाह बनेगी जो भारत को विकसित बनाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, उज्जैन। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास बुलेटिन, सांकेतिक भाषा का खास बुलेटिन। नमस्कार। नारी के विकास के प्रति केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध, क्योंकि देश की आधी आबादी के विकास से ही विकसित राष्ट्र का सपना होगा साकार। लिंगानुपात कितना सुधरा है। जिनके घर में बेटी होती है तो वो बड़े खुश होते हैं, पहले तो दुखी होते थे लोग। ये जो सुरक्षित मातृत्व अभियान है, कितना लाभ मिल रहा है महिलाओं को इससे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, पहले बच्चे वाली महिलाएं हैं, उनको 5,000 का लाभ मिलता है। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह है, जिनमें से 88% पूरी तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इस स्वयं सहायता समूह से तो कमाई भी होती होगी। हाँ जी, कमाई होती है। लखपति भी बन गई हूँ और करोड़पति भी बन जाऊँ मैं। आपको मुद्रा योजना का लाभ मिला ना? 3 लाख रुपए। तो आप मालकिन है, आपका नाम लिखा है, मालकिन हो गई है आप। हाँ, बहुत अच्छा लगता है अपना मकान है। खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रवासी भारतीयों की, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन भारत ऐसा देश सबसे बढ़िया है। हमने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ का सब कुछ खाया पिया है, यहाँ ही बड़े हुए हैं, तो इस देश में पहले हमारी फर्ज है कि हम कुछ करें। पूरे वर्ल्ड से NRI यहाँ भारत में आते हैं, उनका लगाव है, झुकाव है, देश के प्रति एक भावना है।